Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss important MCQ questions of भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो वो हम सारे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो है गीत जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो जो हमारा जनगण मन है वो किस वर्ष राष्ट्रगान के रूप में उसको स्वीकृत कर लिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 के अंदर। तो 1950 इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन एक बार इसकी देख लेते हैं। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसका गायन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसे हम 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। पहला तो जो हमारा क्वेश्चन है वो तो छोड़ ही देते हैं हम। उसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी जो संक्षिप्त रूप में हम इसको 20 सेकेंड में गा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। भारत राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देख ली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था। तो 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? अंग्रेजों का जो भारत का अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल जो था 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक था। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के बीच में रहा। तो पहले ये भारत के वायसराय थे जो कि लास्ट थे, और इनके बाद वायसराय के जो पद था वो उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी थी। तो पहले गवर्नर जनरल भी यही रहे और लास्ट अंग्रेजी वायसराय भी माउंटबेटन ही रहे। तो 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे। तो कौन थे जिन्होंने भारत के जो संविधान है उसका प्रारूप तैयार किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने जो कि विभिन्न विधानसभाओं से चुने गए थे, भारतीय संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। तो एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे, कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक, कब बैठक हुई थी? पहली 9 दिसंबर 1940 को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन जो कि सबसे पहली प्रथम बैठक ही हुई थी, तो उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही यहाँ पर चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया और इस समिति के अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। तो ताकि संविधान सभा के प्रारूप को अंतिम रूप दे सके, इसके लिए प्रारूप समिति जो कि प्रारूप अंतिम रूप देने के लिए जो है चुनी गई थी, उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ 7 सदस्य टोटल वो इस समिति के अंदर थे। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 11 दिसंबर
1940 को किसी विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो पहले जो अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, तो वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है। पहली जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। निर्वाचन सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो निर्वाचन सभा के जो चेयरमैन थे वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा हुई थी ताकि भारत का संविधान बना सके, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो यहाँ पर जो समितियां गठित की गई थी वो की गई थी 17, ताकि भारत के संविधान को तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर ये समिति आपको दी हुई है, एक बार आपको इसको रीड आउट कर लेना। प्रक्रिया संबंधी समिति है, और दूसरी हमारी है विषय सभा द्वारा गठित समिति। तो ये टोटल 17 जो समितियां थी, कमेटी थी, वो बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको हम किसके हेल्प से नष्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा साम्यवाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है? आतंकवाद और विद्रोह के द्वारा भी हम प्रजातंत्र को जो है नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कमजोर कर सकते हैं। लेकिन उसकी जड़ों को हम, प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन साम्यवाद के अंदर जो प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है, जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। यानी कि साम्यवाद में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो जाता है लोगों पर, लोगों का जो है कोई अपनी, लोगों का तंत्र जो है, लोगों का शासन, लोगों की सोच जो है वो कहीं पर मैटर नहीं करते साम्यवाद के अंदर। तो यहाँ पर प्रजातंत्र को हम बिल्कुल इसकी हेल्प, साम्यवाद की हेल्प से प्रजातंत्र को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि कुछ लचीला भी है, कुछ कठोर भी है। तो क्यों है ये कठोर और लचीला, दोनों का ही कॉम्बिनेशन? तो आंसर यहाँ पर गिवन है। भारत के संविधान में नम्यता और अनम्यता, कठोरता और अकठोरता जो है, फ्लेक्सिबिलिटी और जो हार्डनेस है, वो दोनों ही एक साथ विद्यमान है। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो हम इसको जो है संशोधन के द्वारा इसको संशोधित कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जिनके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ हमारा जो संविधान है कठोर है और कुछ लचीला है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता, सेक्युलर देश है। यानी कि कोई जो धर्म है वो एक धर्म को देश जो है वो उसके फेवर में देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है, और प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। तो इक्वली प्रत्येक धर्म को वो रिस्पेक्ट यहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हम पढ़ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों को इक्वली जो है रिस्पेक्ट यहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, वो 1946 में जो संविधान सभा गठित हुई थी उसके सदस्य वो नहीं थे। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गणतंत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 20, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो,
तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति द्वारा शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य जहाँ अध्यक्ष वंशागत न हो। सुगणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसमें प्रमुख का पद यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचन के आधार पर हो। जैसे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति जो है उनका पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र है, क्योंकि हमारा जो प्रमुख का पद है जो वो वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचन आधार पर उसका चुनाव होता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है वो होता है गणतंत्र। तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि गणतंत्र बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। अतः यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणतंत्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो संविधान सभा बनी थी उसमें सदस्य कितने थे? तो उसमें 389 सदस्य यहाँ पर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, पहले इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि यानी कि 10 लाख अगर जनसंख्या तो एक कैंडिडेट को यहाँ से चुना जाएगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था और इस चुनाव में कुल 389 मेंबर थे जो कि विधान सभा की सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 15 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल, तो इन्होंने एक योजना बनाई थी। लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल की भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए। कांग्रेस के जो जिन्ना की इस मांग को स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने जो जिन्ना थे उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवल योजना जो है वो असफल रही और वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा यहाँ पर कर दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान का जो निर्माण हुआ था उस टाइम कौन सा जो दल था वो शामिल नहीं था? तो ये था हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा जो था वो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे कि वो लोग मानते थे कि कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए सब किया है, परंतु इस विधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य सभा में शामिल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर साम्यवादी भी शामिल थे, कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक सदस्य था, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सदस्य थे, लेकिन हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय विधानसभा से संबंध नहीं था? कौन सा दल भारतीय विधानसभा से संबंधित नहीं था? तो ये था हिंदू महासभा, क्योंकि बाकी के जो थे वो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उपयुक्त प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय विधानसभा से संबंध नहीं था। शेष अनुसूचित जाति संघ कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य भारतीय विधानसभा में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 27, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी? कौन सा राजनीतिक दल था जो स्वतंत्रता से पहले ही उसकी स्थापना हो चुकी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत का साम्यवादी दल। तो इसमें जो जनसंघ है, स्वतंत्रता पार्टी है, इनकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई है, लेकिन भारत का जो साम्यवादी दल है उसकी स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हो चुकी थी। तो जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर। स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना थी वो 1959 के अंदर हुई थी, लेकिन जो भारत का साम्यवादी दल था उसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व 1925 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को विधानसभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों और स्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से ही प्रभावित कर दिया गया। यानी कि जो नागरिकता है, निर्वाचन है और अंतरिम संसद से संबंधित जितने भी उपबंध थे, स्थायी और संक्रमणकारी उपबंध थे, उनको इसी दिनांक से लागू कर दिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान, बाकी जो बचा हुआ शेष था संपूर्ण था, उसको लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसलिए यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत जो है वो बना 26 जनवरी 1950 को, एक संप्रभु राज्य। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और इसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए और संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32, भारत हमारे देश का संवैधानिक नाम है। तो हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत अथवा इंडिया। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में कि भारत जो संघ है उसका नाम होगा भारत अथवा इंडिया। ठीक है, तो भारत के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अथवा इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो किसका प्रभाव पड़ा था? तो इसका प्रभाव पड़ा था हमारा संविधान के ऊपर, मतलब किससे ज़्यादातर पार्ट उठाया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षर या वाक्य रचना में थोड़ा सा परिवर्तन करके संविधान सभा में ले ली गई है। डॉक्टर पी देशमुख के शब्दों में संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम में भारत शासन अधिनियम ही है, सिर्फ वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। तो डॉक्टर पी देशमुख ने यही कहा था कि हमारा जो संविधान है वो 1935 से एज इट इज उठाया गया है, कुछ चेंजमेंट हुए हैं जैसे कि वयस्क मताधिकार को इसमें जोड़ दिया गया है नए वाले में। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो संविधान की जो संरचना है उसकी परिकल्पना का जो उद्भव है वो हुआ ब्रिटेन में। सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 में 13 कॉलोनीज के तहत की गई, जिसे मूर्त रूप
ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया यानी कि अमेरिका में दिया गया था। तो यानी कि संविधान की कुछ संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, उसकी परिकल्पना की गई थी ब्रिटेन में ही, और इसको सबसे पहले जॉर्जिया जो कि अमेरिका में है, लेकिन वहाँ पर प्रभाव किसका था, ग्रेट ब्रिटेन का, तो वहाँ पर इसको मूर्त रूप में इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने, तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण वर्ष 1787 में किया गया, और नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व के पहले निर्मित और लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ। तो जो संविधान का निर्माण है वो किया गया 1787 में, और जो नई सरकार थी, जो सरकार थी निर्वाचित, उसको नव निर्मित संविधान के तहत उसने 89 में काम करना भी शुरू कर दिया था। तो पहला संविधान जो है लिखित और पहला निर्मित दोनों ही अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो पूरे वर्ल्ड में जो लिखित संविधान है और सबसे विस्तृत है तो वो है भारत। भारत का जो संविधान है वो बहुत विस्तृत है। भारत का संविधान लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वर्तमान में इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। संविधान की विशालता के कारण इसे आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संघात्मक संविधान है। इसमें केवल 7 धाराएं हैं, यानी कि जो सबसे संक्षिप्त है, सबसे एब्रीवेटेड है वो है अमेरिका वाला, और सबसे जो विस्तृत है वो है इंडिया वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का अगर आपको वर्णन करना हो तो आप कैसे वर्णन करोगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक भारतीय संविधान है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख जो प्रस्तावना है वो है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है, जबकि आस्था शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सी तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि आस्था शब्द को इंक्लूड नहीं किया गया। आस्था यहाँ पर भी इंक्लूड है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और पहले वाले ऑप्शन में भी आस्था शब्द है तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। उपासना भी है, अगर उपासना भी हो, लेकिन उपासना और यहाँ पे आस्था नहीं होना चाहिए, आस्था को इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरुबारी मुकदमा हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन तो ये हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि और एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया भारतीय प्रीस्त एक्ट 1861। यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में, यानी कि जो गैर नॉन गवर्नमेंट एलिमेंट है, उनको विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधि देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः यानी कि पार्शियल रूप से भाग लेने का अवसर मिला। तो ये हुआ था भारतीय प्रीस्त एक्ट 1861 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43,
यहाँ पर है हमारे दो कथन दिए हुए हैं, कथन एंड रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। पुना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। जो रीजन है यहाँ पर दिया हुआ है, इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मांग को प्रशस्त किया। तो यहाँ पर पुना समझौता जो है उसने जो है सांप्रदायिक जो अवार्ड है उसके प्रयोजन को विफल कर दिया। तो यहाँ पर इसका रीजन ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो यहाँ पर असर्टिव और जो रीजन है वो दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 में हुए पुना समझौते के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की मांग को प्रशस्त किया गया, और इससे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल हो गया, जिसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए हिंदू धर्म के पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पुना समझौते में दमित वर्ग जो कि डिप्रेस्ड क्लास है शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो दमित वर्ग है उसको ही नाम दिया गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश वैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। तो ये ब्रिटिश के जो संवैधानिक प्रयोग थे उनमें से कुछ दिए हुए हैं, और कौन सा जो सबसे अल्पकालिक है बहुत कम टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे कम टाइम के लिए भारत में समस्त ब्रिटिश वैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 86 का संशोधन एक्ट और उसके वर्ष 1793 में चार्टर एक्ट आ गए थे। तो सबसे कम टाइम के लिए ये था पिट्स इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हम देख लेते हैं, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि अलगाववादी प्रथा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम जो कि मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। उसका सबसे जो है अधिक प्रभाव है तो वो है जर्मनी का वेमर संविधान। जर्मनी का वेमर संविधान भारतीय संविधान का जो सबसे आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी के वेमर संविधान से प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहां, तो अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है वो ऐसे देशों के लिए आवश्यक नहीं है जहां, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहली दो स्थितियां जहां अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, और दूसरा जो कि दो पार्टी सिद्धांत विकसित है वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत ऐसे देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश को चुनाव हेतु एक संसदीय क्षेत्र मानते हैं, जैसे कि इजराइल। राष्ट्रपति व संसदीय प्रणाली का संयोजन भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्र वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। तो इनमें से यहाँ पर सभी को ही ऑलमोस्ट इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि डिवाइड करना, कि सीटों को डिवाइड करना, कि उस जो है जाति से उतने लोग या उस पर्टिकुलर ग्रुप से इतने लोग
जो है यहाँ संविधान में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी को ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति की के समक्ष प्रस्तावना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर को हुआ था प्रातः 11 बजे। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस संविधान ने संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं दर्शन दिए। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो एकात्मक लक्षण जो है संविधान का वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो ये संविधान के एकात्मक लक्षण है। भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। वह राष्ट्रीय आपातकाल डॉक्टर अंबेडकर ने एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में उल्लेखित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एकात्मक शासन यानी कि सभी को एक ही व्यक्ति जो है वो कंट्रोल करे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद जो कि सोशलिस्ट है और धर्मनिरपेक्ष, तो ये थे हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन से दो शब्द? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य ये शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है उसमें भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, परंतु संविधान में धर्मनिरपेक्ष स्थान के शब्द पर पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? यानी कि एक पावरफुल सेंटर। तो ये जो हमारी पद्धति है ये ली गई है कनाडा से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध का उपबंध है कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? कौन सी एक विशिष्टता जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। तो ये सारे के सारे हमारे लिए गए हैं यूएसए से। उपयुक्त पर्सन में सभी उपबंधों के साथ संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन सभापति बनाना, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान
द्वारा पर आधारित है। तो क्या क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कैसे राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा, कैसे उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद, उससे रिलेटेड राज्यसभा का सभापति बनाने, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। तो सारा का सारा यूएससी ये सब लिया गया है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो यहाँ पर जो हैदराबाद है उसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद के अंतिम निजाम ओस्मान अली खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की गई और 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। तो वहाँ के निजाम कौन थे उस टाइम? ओस्मान अली खान, ठीक है। और भारत के गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन पोलो था। कब मिलाया गया? 16 सितंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? कि भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है वो इस तरीके का होगा, तो उसका एक मॉडल जो है वो लिया गया है हमारा ग्रेट ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य और कनाडा से संघीय शासन पद्धति कि कैसे सेंटर जो है इतना पावरफुल होगा, कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में जो है संबंध होंगे, तो वो लिया गया कनाडा से। और हमारा जो है प्रशासनिक जो ढांचा मॉडल है वो लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? तो बिहार जो है राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन जो है वो हुआ था हमारा 1950 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 है। इसकी हम एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन जो है वो 1950 में हुआ और फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक सदस्य थे। फादर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है वो भारत को वर्णित करता है भारत राज्यों का संघ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शब्द का प्रयोग यूनियन यानी कि कंबाइंड यूनाइटेड फॉर्म में इसको यूज किया गया है। अनेक बार संघीय शब्द का उपयोग फेडरल के लिए भी किया जाता है, परंतु इस शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी यूएसए में। सार्वजनिक हित याचिका PIL लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह संकल्पना न्यायिक पुनरावलोकन की यानी कि कोई जुडिशियल रिव्यू हो तो उसकी संकल्पना से उद्भूत हुई है कि PIL हम जो है दाखिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा के सह संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रमाणित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है, और वह बहुदलीय निकाय नहीं था। तो ये हमारे दोनों ही कथन इसके संबंध में सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। संविधान सभा के सदस्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे, इसमें कोई वयस्क मताधिकार नहीं था। तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि वयस्क मताधिकार नहीं था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडलों द्वारा ही
जो विधानसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित किए गए थे। उसके बाद इसमें बहुदलीय निकाय भी नहीं था, इसमें कई समितियां बनाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान की उद्देशिका में जो वर्णित है वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष वर्ड को यूज नहीं किया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत उससे किया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष नहीं था। इससे सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 1976 में प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये दोनों ही वर्ड नहीं थे, तो इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।